नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लास है इसकी दूसरी। देखिए, आपसे मैं एक बात कहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए। इसकी टाइमिंग है शाम को 5:30 बजे। शाम को 5:30 बजे ये क्लास प्रीमियर होगी। इसी टाइम आप आया कीजिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो देखें और चलते बने, बाद में देखेंगे तो आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे बार बार। जब स्किप करेंगे तो आपको लगेगा अरे आपके साथ तो क्वेश्चन आए ही नहीं जो आपने पढ़ाया था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेके बैठे और अपने नोट्स बनाते चलिए। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था संविधान का, आज हम लोग उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या देखेंगे हम लोग? भारत का संवैधानिक इतिहास। यहाँ पे हम डाल लेते हैं भाई, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। यहां पे एक चीज देख लो दोस्तों, जो संविधान है, अगर ये क्वेश्चन आता है संविधान ये किस भाषा से है, तो संविधान तो हिंदी भाषा का है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूटरे। कॉन्स्टिट्यूटरे ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, इसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसका हिंदी अर्थ है संविधान। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको लिख लेना, लैटिन भाषा का है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है जैसे कि प्रबंधन करना या आयोजन करना, ये इसका दोस्तों अर्थ होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटरे। तो अगर ये आ जाए कि संविधान किस भाषा से लिया गया है, आपके जो हिंदी का पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज में, तो उसमें यही लिखा होगा। अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे कि हाँ इसका पूछा गया है। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूटरे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रबंधन करना या आयोजन करना। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखो, कोई भी डाउट दोस्तों होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई वहीं पे करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो, भारत का संवैधानिक इतिहास, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों दो युद्ध देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक देखो कौन सा है, एक युद्ध है 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो युद्ध देखेंगे, दो युद्ध। तो ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था कहाँ? बंगाल में। ये इसमें पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है प्लासी। और बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये जो 23 जून 1757 का युद्ध था, प्लासी का युद्ध, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 1600 में। ठीक है, इसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था सेना का, और इधर थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। नाम क्या था? मीर जाफर। तो मीर जाफर ने कर दी थी गद्दारी इनके साथ, तब ये युद्ध जीत गए थे। कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध जीता। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध का बैकग्राउंड क्या है? इसमें क्या था? ये थी एक खुन्नस ये थी कि देखो, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब कब बना था? तो 1756 में ये बंगाल का नवाब बना था। एक दोस्तों घटना मानी जाती है इतिहास में, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, ब्लैक होल घटना। तो ब्लैक होल घटना एक हुई थी, वो कब हुई थी मैं यहाँ पे बता दूं। देखो 20 जून
20 जून 1756 को एक घटना हुई थी ब्लैक होल की, ब्लैक होल घटना। तो ये क्या थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। इसमें क्या था कि बंगाल के नवाब ने 146 सैनिकों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, बहुत ही छोटी सी। तो इसमें क्या होता है, 146 जो अंग्रेज थे उसमें से क्या हुआ था कि 23 छोड़कर सारे के सारे मर गए थे। ठीक है। अच्छा, ये घटना हुई क्यों थी? क्योंकि कुछ नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया था ईस्ट कंपनी के द्वारा, तो ये नाराजगी हो गई थी। तो सजा के तौर पर ये सजा दी गई थी ब्लैक होल सजा। ठीक है। तो यहाँ पर 146 सैनिकों को बंद कर दिया गया था, अंग्रेज सैनिकों को। इसमें 23 अंग्रेजों को कह सकते हैं, अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। इसमें 23 बच गए थे, बाकी सारे के सारे उनकी मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण, दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही एक रीज़न था कि जब ये 20 जून की घटना थी, 1 साल 3 दिन बाद यानी 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही अच्छे से बदला दिया था और 1 साल तक ये रणनीति चलती रही थी कि कैसे हराना है। तो मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया था और मीर जाफ़र के साथ एक डील हुई थी कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो देखो 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज जीत गए और बंगाल का नवाब कौन बन के आया? बंगाल का नवाब कौन बन के आया? उसका नाम था मीर जाफ़र। और ये मीर जाफ़र जो थे, मीर जाफ़र सेनापति था। ठीक है। मीर जाफ़र जो था इसको कहते हैं कठपुतली नवाब। ठीक है, इसको बोलते हैं कठपुतली नवाब। अंग्रेजों की कठपुतली थी भाई, कठपुतली नवाब। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के इशारे पे चलने वाले। ठीक है। दूसरा दोस्तों युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर। दूसरा युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764। लिख लो यहां पर, दूसरा युद्ध हुआ है। हल्का सा रफ करना पड़ेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी तरफ से जो नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है, आपको ये भी लिखा दिखाई पड़ेगा अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, अंग्रेजों और किसकी तरफ से? अंग्रेजों और बंगाल का नवाब की तरफ से युद्ध हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अंग्रेज आप कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था कौन? हेक्टर मुनरो। और इधर संयुक्त सेना थी, 3 सेनाएं थी। ठीक है, यहां पर देखो 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। अच्छा, ये डेट याद रखिएगा, डेट नहीं तो कम से कम सन तो आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध एक तरफ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ था संयुक्त सेना, दूसरी तरफ थी संयुक्त सेना, जिसमें बंगाल का नवाब कौन था? देखो, बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है, मुगलों की तरफ से मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और अवध का कौन था? अवध का शासक सुजाउद्दौला। ये दोस्तों 3 लोग थे, 3 सेनाएं थीं, लेकिन क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, और बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। बंगाल में
द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन का क्या था? द्वैध शासन ये था कि इसमें क्या था कि देखो दो चीज़ें बनाई गई थी, दो चीज़ें, एक तो थी दीवानी और एक निजामत। ठीक है, दीवानी और निजामत। दीवानी में क्या था, जो संपत्ति के जो अधिकार थे, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति से संबंधित मामले जो होते थे वो कौन देखता था? वो देखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहां पे लिख लो, संपत्ति से संबंधित मामले किसको थे? ये किसके पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो राजनीतिक मामले थे, राजनीतिक या प्रशासनिक मामले, ये किसके पास थे? बंगाल के नवाब के पास। अब संधि हुई थी तो बंगाल का नवाब था। और एक युद्ध, इस युद्ध का परिणाम यह था कि जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, इसको पेंशनर बनाया गया था, इनको पेंशन दी जाने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि देखो ऐसा था कि मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, मैंने आपको बताया था राज्य। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जब मैंने बताया था कि राज्य तो क्या है कि सबसे पहले दोस्तों क्या होना चाहिए? भूभाग। तो भूभाग मिल गया, यानी क्षेत्रफल, भूभाग। इससे कि इस परिणाम के बाद क्या हुआ कि अब जो है अंग्रेजों को भूभाग मिल गया, समझिएगा। ठीक है, भूभाग मिल गया यानी क्षेत्रफल मिल गया, जनसंख्या मिल गई, सरकार भी मिल गई और संप्रभुता भी मिल गई। संप्रभुता, देखो संप्रभुता कैसे मिल गई? ये जो कठपुतली नवाब जो था, अब ये जब इनमें संधि हुई, द्वैध शासन लागू हुआ, तो भैया सब कुछ इनके ही हाथ में था, खाली नाम के नवाब थे वो, और परेशान हो गए थे। जब संपत्ति के सारे मामले आप देख रहे हो, संपत्ति के सारे मामले भैया ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है और बाकी सारे मामले देख रहे हैं नवाब, तो परेशान तो हो ही जाओगे। ठीक है, तब क्या हुआ कि ये चारों चीज़ें मिल गई। जब चारों चीज़ें अंग्रेज को मिल गई, ठीक है, तब ये क्या बन गया कि दोस्तों राज्य बन गया। राज्य बन गया। अब राज्य बन गया, तब राज्य को जब बन गया, तब भैया राज्य बन गया है, तब इसके लिए व्यवस्था और कानून बनाने पड़ेंगे। राज्य को चलाना है तो कुछ व्यवस्था और कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, ये भी जरूरी है। तो यहीं से अब दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से एक्ट बने जो हमें पढ़ना है, और यही है भारत का संवैधानिक इतिहास। यही है भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखो हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे। एक ऐसा होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी कानून लागू करेगी, हालांकि सारे नियम बनाएंगे कौन? ब्रिटिश संसद। सारे नियम ब्रिटिश संसद बनाएंगे, लेकिन पास कौन करेगी, लागू कौन करेगी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी भारत के अंदर। तो बहुत सारे नियम दोस्तों हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। फिर क्या होगा, फिर अपना सारा नियंत्रण ब्रिटिश संसद ले लेगी अपने पास। तो यहाँ पर कुछ चीज़ देखो, जैसे कि मान लिया लिखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो नियम होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है 1773 से 1853 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ब्रिटिश संसद द्वारा देखो, इसके जो नियम बनेंगे वो बनेंगे 1858 से, बड़ा बना दूं मैं, 1858 से 1935 तक शो कर रहा है, मैं देख लो एक बार, चेक कर लो भाई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम है वो क्या क्या है? देखो पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है? रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पर जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आपको भी नोट करना है। नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। नंबर 2 पिट्स इंडिया एक्ट, नंबर 3 है कि जैसे यहाँ पर सन क्या है 1773,
1784, एक है 1786 का अधिनियम, ये भी देख लेंगे थोड़ा सा। फिर है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ये। फिर एक और चार्टर एक्ट देखेंगे, फिर एक और चार्टर एक्ट देखेंगे भाई, एक और चार्टर एक्ट देखेंगे। ये पहला चार्टर एक्ट जो आता है वो आता है कब? 1793, 1713, ओके 1813, 1833, 1853। ठीक है, तो ये देखो जो ईस्ट, अच्छा यहाँ पर जितने भी कानून हैं दोस्तों वो सारे के सारे लागू तो बना तो कौन रहा है? ब्रिटिश संसद बना रहा है, लेकिन लागू जो होगा, नियंत्रण जिस पे होगा, नियंत्रण होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़नी है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं, 1853 हो गया। अब यहाँ पर देखो, भारत शासन अधिनियम क्या है? 1858। ठीक है, अब क्या करेगी कि ब्रिटिश संसद बनाएगी भी और लागू भी यही करेगी। फिर है दूसरा क्या है? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये क्या होगा? 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1893, इसको क्या नाम दे देंगे? मोंटे मार्ले, इधर लिखो, अच्छा ब्रैकेट में, मोंटे अधिनियम, सुधार लिखो, सुधार कब आया था ये? 1909। फिर देखो, भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको एक और नाम दिया गया है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं चैम्सफोर्ड। अधिनियम क्या है इसका? सन 1919। ठीक है, फिर देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, ये हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये इतने सारे नियम हम लोगों को पढ़ना है। बाद में हम लोग जो संक्षेप में है ये भी देखेंगे। संक्षेप में देखेंगे क्या हम लोग? देखो संक्षेप में देख लेंगे, जैसे कि अगस्त प्रस्ताव भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, जो 1940 में है। क्रिप्स मिशन भी देखेंगे हम लोग, जो 1942 में आया था। वेवेल योजना भी देखेंगे, जो 1945 में थी, या नीचे तक शो कर रहा है, मैं देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है। और इसके बाद देखो, वेवेल योजना के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला समझौता हुआ था भाई। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा सा कैबिनेट मिशन, ये तो देखना है। कैबिनेट मिशन 1945, 1946। फिर माउंटबेटन योजना देखनी है,
1947। मैं एक बार देख लूँ नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। क्या भारत का संवैधानिक इतिहास में हम लोगों को इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर ना जाए। मेरी कोशिश दोस्तों यही रहेगी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग इसमें आएंगे कि जो यहाँ मैं फिर बता दूं कि ब्रिटिश संसद द्वारा ही सारे कानून बनाए जा रहे हैं, पर किसके हाथ में है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है 1853 तक, ठीक है, 1853 तक। इसके बाद क्या होता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक है। तब उसके बाद ब्रिटिश संसद कहता है, 4 शब्द बोलता है, तुमसे ना हो पाएगा। तब क्या होता है कि सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेती है ये, ठीक है। अब इसको मैं रफ करूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करते हैं और फिर यहां से स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। देखो भाई शेयर कर दिया करो, चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। आपको फ्री में इतनी अच्छी क्लास मिल रही है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे हम लोग, बाद में तुरंत हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हिस्ट्री को साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना कि आलस है, जब मैं जानता हूँ कोई देखने वाला तो है ही नहीं, चाहे जैसे पढ़ाओ, चाहे जब क्लास डालो, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मेरे अंदर एनर्जी जितनी होती है वह मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। अब मेरा टारगेट दोस्तों ये है कि मैं पॉलिटी को खत्म करूँगा, पूरा समाप्त करूँगा, तो बस टारगेट है तो पूरा करना है। बाकी रिस्पांस मिले चाहे देखे चाहे ना देखे। वैसे भी क्या हो रहा है, मैंने क्या हुआ, मैंने देखा कि 6 सब्सक्राइबर मेरे मंथली में दिखा रहे हैं कि माइनस हुए हैं, बढ़े नहीं है। 6 लोगों ने छोड़ दिया। भाई छोड़ क्यों दिया पता नहीं, ऐसा मैंने क्या बता दिया चैनल पर जो वो लोग छोड़ के चले गए चैनल को, समझ में नहीं आ रहा। चलो हम लोग पहला डालते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पर लिखेंगे इसको, रेगुलेटिंग एक्ट। कितना सन है, 1700। ये सन आपको याद रखना है, ठीक है, 1773। ये सन क्या है, 1773। अब यहां पर ऐसे खींचेंगे और ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे पॉइंट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ब्रिटेन का राजा कौन था, ब्रिटेन का राजा का सबसे पहला नाम आता है तो वो है जॉर्ज तृतीय, ठीक है, यानी राजा जॉर्ज तृतीय, ठीक है। अगर बात करते हैं पीएम की तो पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन था। ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि मैं फालतू का पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पीएम तो ये क्या था, लॉर्ड नॉर्थ। और गवर्नर कौन था, गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, यह पूछा जाएगा आपसे। तो लिखो कारण यह था कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, बंगाल में द्वैध शासन लगा हुआ था और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यही सब था। देखो भ्रष्टाचार, ठीक है, आर्थिक स्थिति और द्वैध शासन, ये चीजें थी, द्वैध शासन, ठीक है। इसमें एक पद बनाया गया। पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर बोलते थे, जाहिर सी बात है। अब क्या कहा जाने लगेगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो देखो गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, ठीक है। और बंगाल का पहला, देखो जब मैंने बताया कि
इनको भूभाग मिल गया था, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार का भूभाग मिल गया था। ठीक है, जनसंख्या भी जब जब क्षेत्र मिला तो जनसंख्या भी मिली। फिर क्या मिला उनको, अब सरकार तो उनकी थी और संप्रभुता भी मिल गई थी, क्योंकि सारे जो नियम कानून मतलब नाम के थे नवाब, लेकिन सारा कुछ चलाते कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब यहां पर आओ, देखो जो एक परिषद थी, गवर्नर की परिषद थी, तो परिषदों की जो परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या बनाई गई। ठीक है, तो बनाई गई कितनी, परिषद की संख्या 4 रखी गई। अब ये जो परिषद की संख्या दोस्तों है ये बदलेगी, ये चेंज होगी जगह जगह पर। ठीक है, और देखो 20 वर्षों का एकाधिकार मिला। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 20 वर्षों का एकाधिकार दिया गया। अब 20 वर्षों मतलब क्या, 1773 है। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट आएगा ना 1793, अब यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो 1793 हो जाएगा। तो 20 वर्षों का एकाधिकार मिला। एकाधिकार मतलब क्या हुआ कि जो प्रशासनिक दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंदर प्रशासनिक इकाई भी देखेगी और व्यापारिक इकाई भी देखेगी, ये एकाधिकार मिला। और कोई कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं करेगी, ये एकाधिकार मिला 20 वर्षों के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी वहाँ पर व्यापार नहीं करेगी। और ये जो है एक राजनीतिक मामला और प्रशासनिक मामला और व्यापारिक मामला, ये सब, ये जो व्यापारिक मामला और प्रशासनिक मामला, ये 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, ये तय किया गया इसमें। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण दोस्तों कार्य हुआ था, वो महत्वपूर्ण दोस्तों कार्य क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसमें। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई। अब ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो इस समय चल रही दिल्ली में, वो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। तो लिख लो यहां पर, कलकत्ता में। ठीक है, अच्छा, जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी स्थापना किसके अधिनियम के तहत की गई थी, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 1774, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, लेकिन इसी एक्ट के तहत ये 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट क्या था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, एक लोकल कोर्ट था। थोड़े बहुत उसमें केस की सुनवाई वगैरह होती थी। तो ये पहली बार कब किया गया था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। फिर देखो यार, मैं जरा इंक डालूं इसमें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रखे गए थे, जो प्रधान न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा एम्फे। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उनकी संख्या थी कुल 4, जिसमें प्रधान न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्फे। 3 और थे जिसका नाम था, एक सेकेंड, हाँ, और जो 3 थे उनका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 नाम थे। ठीक है, लिख लो यहां पर। देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश, तो प्रधान न्यायाधीश कौन था, प्रधान न्यायाधीश एलिजा एम्फे। एलिजा लिखो या एलिजा लिखो, एलिजा एम्फे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे, एक सेकेंड, कौन से थे, हाँ, चैम्बर्स हो गया, लेमिस्टर और हाइड। ये इतना नीचे तक आ रहा है यार, ये देख लो यार पहले, हाँ इतना नीचे तक आ रहा है। साफ देखो यहाँ पर, देखो चैम्बर्स लिखा हुआ है, लेमिस्टर लिखा हुआ है, हाइड लिखा हुआ है। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो
अच्छा एक चीज़ देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इसके बारे में भी एक चीज़ लिखेंगे। ऐसा था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, इनकी मित्रता बहुत तगड़ी थी। किसके साथ? एलिजा एम्पे के साथ। हुआ क्या था कि जो वारेन हेस्टिंग्स है, इनका कुछ विवाद हो गया घसीटी बेगम के साथ। घसीटी बेगम वही है जो धोखा दिया था सिराजुद्दौला की जो सेना लड़ रही थी, वहाँ पर इन्होंने भी कुछ जो है षड्यंत्र रचा था। तो हेस्टिंग्स और घसीटी बेगम के साथ कुछ विवाद हो गया। तो क्या किया, जो एलिजा एम्पे हैं, इनसे इन्होंने कहा, हेस्टिंग्स ने इनसे कहा कि यार ऐसा करो, घसीटी बेगम का कुछ करो, इनको फांसी वासी दो और इनको हटाओ यहाँ से। तब इनके कहने पर घसीटी बेगम को फांसी दे दी थी एलिजा एम्पे ने। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये था कि इतनी बड़ी ये कोर्ट नहीं थी, लेकिन इतना इनमें दम था कि किसी को फांसी वगैरह दी जा सकती थी। ठीक है, तब ये जब बात पता लगी ब्रिटिश संसद को कि इन्होंने क्या किया है, गवर्नर जनरल ने क्या किया है, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है, तो भैया इनको बुलाया गया ब्रिटिश संसद में और क्लास लगाई गई। ठीक है, तो इन पर क्या हुआ है कि पहले गवर्नर जनरल जिस पे महाभियोग लगा, महाभियोग लगा, जिस पे महाभियोग लगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो पूरा। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद का भारत में प्रथम नियंत्रण हो गया इससे। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से कहें तो सार निकल के दोस्तों पूरा आता है। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, तो चलिए भाई इसको रफ करते हैं। तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है यहाँ पर। चलो अब हम लोग आगे आते हैं, किस पे आते हैं भाई, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, पहली बात तो इनके सन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या, इसके अंतर्गत बहुत चीज़ें हुई, लेकिन क्या बहुत चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, तो वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ी बहुत आनी है उनको भी कवर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सन क्या है, 1784। देखो पिट्स इंडिया एक्ट, अभी यहाँ पर जो क्राउन है, जो राजा है वो जॉर्ज तृतीय हैं। ठीक है, और जो पीएम है, पीएम बदल गए हैं, पीएम का नाम क्या है, उनका नाम है पिट्स। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही दोस्तों बना है, पिट्स। ठीक है, तो पिट्स को याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, जो राजा है वो है जॉर्ज तृतीय, और जो पीएम है वो है पिट्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ, देखो इसका कारण क्या था। अगर कारण की बात करते हैं, तो कारण दोस्तों यह था, अब भाई एक नियम बना है और उसके बाद एक नियम और बना है, तो इसका मतलब पिछले वाले नियम में कुछ तो कमियां रही होंगी। तो देखो इसका कारण यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, ये इसका कारण था। अच्छा, एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है दोस्तों? देखो बिल जो होता है, बिल को हम लोग ऐसे कोई भी एक कानून समझे, हम लोगों ने कानून बनाने की कोशिश की, तो उसको हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा इधर उधर, उसकी छानबीन हुई। ठीक है, उसमें कुछ भी जो भी मतलब संशोधन वगैरह करना हुआ किया गया। तो वो क्या हुआ है कि वो जो बिल है, बिल जब पास होके जब कानून बन जाता है तो उसको बोल देते हैं एक्ट यानी अधिनियम। बिल को बोलते हैं विधेयक, एक्ट को बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। तो ये कमियां, अब इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें द्वैध शासन लागू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों क्या करेंगे, द्वैध शासन लागू किया जाएगा। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, द्वैध शासन लागू है। देखो क्या होगा, इसको दो भागों में बांटा जाएगा। कैसे लिखूं, चलो
ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दो भागों में बांटेंगे। देखो, एक दोस्तों किस भागों में बांटी जाएगी, एक जो व्यापारिक मामले होंगे वो देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो व्यापारिक मामले होंगे। तो व्यापारिक मामले कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक मामले होंगे, राजनीतिक मामले कौन देखेगा, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होंगे दोस्तों। और 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा, नियुक्ति करेगा राजा यानी क्राउन, ठीक है, और सीधा रिपोर्ट करेंगे इनको। तो ये अब बट गई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 भाग हो गए हैं। पहले सब एक ही भाग था, प्रशासनिक मामले भी यही देखती थी और व्यापारिक मामले भी यही देखती थी। लेकिन अब क्या, जो ईस्ट इंडिया एक्ट आया है, इसके तहत क्या हुआ कि व्यापारिक मामले बट गए। व्यापारिक मामले देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैसे भी क्या होता है कि जो कंपनीज वगैरह दोस्तों होती हैं, तो कंपनीज में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसमें, जो मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है। और जो राजनीतिक मामले, अब देखो साफ बात यह है कि राजनीतिक मामले मतलब प्रशासनिक मामले, मतलब क्या, कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये व्यापारिक मामले हैं तो डायरेक्टर किसमें होते हैं, डायरेक्टर होते हैं कंपनीज वगैरह में, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये चीज़ें बट गई दोस्तों, ठीक है। अब देखो, जो गवर्नर की जो परिषद थी, पहले संख्या 4 थी, अब संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखो, परिषद की संख्या, परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई, ठीक है, 4 से 3 कर दी गई। और जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल इसको वीटो पावर दी गई। वीटो पावर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति वाले में, वीटो पावर दी गई, वीटो पावर दी गई, वीटो पावर दी गई। और एक पॉइंट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी है वो बनाई गई कलकत्ता में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बनाई गई कलकत्ता में, सही है, कलकत्ता में बनाई गई। और भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया दोस्तों, पहली बार। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, सही है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम हुआ था वो क्या काम हुआ था, ये वाला, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम दोस्तों हुआ था वो हुआ था ये वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। द्वैध शासन में 2 शासन लागू किए गए थे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और देख लेते हैं फटाफट, रख करूं मैं इसको। जो 1786 का जो विशेष अधिनियम है उसमें कुछ बात इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं। 2 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई हैं उसमें। (1786) का विशेष अधिनियम। यार देखो, एक बात बता दूं मैं आपको, आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि संविधान में सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो। भाई ये पढ़ाया जाता है, ये होता है, ये संवैधानिक इतिहास होता है भारत का, तो यहाँ से ही स्टार्ट की जाती है। अगर असली अच्छे से आपको पॉलिटी कोई पढ़ा रहा होगा या आपने पढ़ी होगी तो दोस्तों यहीं से ही स्टार्ट की जाती है। आप अच्छी अच्छी बुक्स में देख सकते हैं, यही सब कुछ यहीं से ही स्टार्ट होता है।
सीधे हम लोग कैबिनेट मिशन से नहीं स्टार्ट करते हैं, पिछला बैकग्राउंड जो होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 1786 का विशेष अधिनियम में दोस्तों क्या हुआ था, देखो पहला पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया, प्रधान सेनापति बनाया गया, ठीक है। दूसरा, जो परिषद के सदस्य हैं, गवर्नर जनरल को परिषद के जो सदस्य हैं उनके निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई। पहले शक्ति नहीं थी क्योंकि परिषद है भैया, उसको कौन निर्णय रद्द कर देगा, लेकिन अब गवर्नर जनरल को वो शक्ति दी गई है, ठीक है। देखो गवर्नर जनरल को परिषद के सदस्यों के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी गई, रद्द करने की शक्ति दी गई। यार हुआ क्या है कि आज मैं अपना पानी रखना भूल गया यहाँ पर, तो जवान जो है सूख रही है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी जवान लग जा रही है क्योंकि बोलते बोलते ना गला सूख जाता है। तो भाई देखो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, ठीक है। जो अधिनियम मैंने बताए हैं इसी के आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो आपने जो अभी तक देखा है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेकर या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई शब्दावली आपको समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर समझाने वाली बात बोर्ड पे होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग क्या करें, इसके नोट्स बनाएं अच्छे से, ठीक है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, अच्छा लगा हो तो। कोई राय अगर आपकी होती तो आप निसंकोच होकर दे सकते हैं। तो हम लोग इसके ही आगे हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।